जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। इसके पहले के लेक्चर में बेटा हम बात कर रहे थे सांद्रता की इकाइयों के बारे में, और हमने सांद्रता की भौतिक इकाइयां पढ़ ली थी, जो कि क्या क्या थी बेटा। प्रतिशतता में हमने पढ़ा था भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। साथ में हमने पढ़ा था शक्ति और पीपीएम अंश प्रति 10 लाख, जो कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक इकाइयों की, जिनमें हम देखेंगे मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मूल प्रभाज। इन पांचों की आज हम बात करेंगे। तो बेटा ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस लेक्चर से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर आएगा। हाँ, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आसान रहते हैं बेटा, बस आप देखेंगे समझेंगे तो आपसे बनने लगेगा। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में भी इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछ सकता है बेटा, या कोई छोटी मोटी बात जरूर पूछी जा सकती है। अगर आप जेई मेंस की बात करें तो बेटा बस ये लेक्चर आप देख लो, इससे कोई सवाल आए ये संभावना तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन इन इकाइयों का उपयोग हम आगे चलकर जब करेंगे तो वहां भी ये बहुत ज्यादा काम की होने वाली होंगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, एक एक करके सारी इकाइयों को समझते हैं। एक और बात, आज के इस लेक्चर में हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। जो भी सूत्र आएंगे बेटा उनको आप एक अलग से पेज में लिख लें। सारे सूत्र आज के लेक्चर के अलग पेज में लिख लेना और उनको कर लेना आप याद। अगर आपको सूत्र याद हो गए तो न्यूमेरिकल तो कुछ है ही नहीं बेटा, ऐसे ही चुटकियों में हम उड़ाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी मैं आज कराऊंगा। हाँ, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से लेक्चर बेटा अगला लेक्चर बनाऊंगा और उसमें हम कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो बात करते हैं बेटा, हम पहली इकाई से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूलरता। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आखिर मूलरता क्या होती है। मूलरता जिसे बेटा हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी या मूलरता को बच्चों हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी अगर कैपिटल एम होगा हम समझ जाएंगे कि ये मूलरता की बात कर रहा है, तो मूलरता बोलते हैं। लेकिन जब इसके मान के साथ दिया रहेगा तो इसको मूलर पढ़ेंगे। जैसे आपको बोलेगा 0.5 एम बोल देगा कैपिटल एम विलियन, मतलब आप बोलोगे 0.5 मूलर विलियन है। तो बेटा देखते हैं मूलरता आखिर होती क्या है। पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है क्योंकि बेटा ये एसआई इकाई है। सांद्रता की इकाइयां तो बहुत सारी, लेकिन एसआई इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगी, मूलरता। तो पहली बात तो बेटा नोट कर लीजिए कि यह सांद्रता की एसआई इकाई है। अब मूलरता होती क्या है बेटा, जैसे ही मैं मूलरता बोल रहा हूं तो शुरू के दो अक्षर क्या है बेटा, मोल। मतलब मुझे तुरंत दिमाग में होना चाहिए ये क्लिक कि मूलरता मतलब मोल से संबंधित होगा। तो हम मूलरता किसे कहते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास एक विलियन है। विलियन है तो उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो विलियन के निश्चित आयतन में, विलियन के निश्चित आयतन में विलेय के जो मूलों की संख्या होगी बेटा, उसे ही हम बोलते हैं मूलरता। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी विलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, या बेटा एकांक आयतन में उपस्थित विलियन के एकांक आयतन या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, या बच्चों आसान तरीके से हम बोल सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है। तो चलिए देखते हैं बेटा मूलरता क्या होगी। परिभाषा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। किसके बेटा, विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या क्या कहलाती बच्चों, मूलरता कहलाती है। ठीक है, संख्या मूलरता कहलाती है। तो नोट्स जरूर बनाएं बेटा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको रिवीजन करना होगा। अब रिवीजन के लिए आपके नोट्स ही आपके काम पड़ेंगे, है ना। तो चलिए अब मैं सूत्र बनाने की कोशिश करता हूं। तो जब बेटा मैं इसका सूत्र बनाऊंगा तो मूलरता को मैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करूंगा। एम बराबर क्या होगा, जिसे हम निश्चित करते हैं
उसे हमेशा नीचे यानी कि हर में लाते हैं। निश्चित क्या है बेटा, 1 लीटर आयतन, विलयन का जो आयतन है 1 लीटर है, ये बात निश्चित है, यानी कि ये आएगा हर में नीचे की तरफ। तो मोलरता बराबर क्या लिखूंगा बच्चों में, नीचे तो लिखूंगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किस इकाई में होना चाहिए बच्चों, लीटर में, ये होना चाहिए लीटर में। ठीक है, ऊपर क्या लिखूंगा मैं, विलेय के मूलों की संख्या। ऊपर क्या लिखूंगा बेटा, जो भौतिक राशि हम बदल सकते हैं उसे ऊपर अंश में लिखते हैं। तो यहां क्या बदलेगी, हमेशा मूलों की संख्या बदलेगी। तो विलेय के मूलों की संख्या, तो ये बढ़िया सा बेटा एक सूत्र बन गया मूलरता का। क्या बना, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। विलेय के मूलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, ये बन गया बच्चों मूलरता का एक सूत्र। अब वही बात है बेटा, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा हर बार, थोड़ा हम शॉर्ट रूप में इसको लिखते हैं फैंसी तरीके से। देखना आप, तो अगर बेटा इसी को मैं थोड़ा फैंसी तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो बेटा मोलों की संख्या को मैं प्रदर्शित करता हूं n से, किसके मोलों की संख्या, विलेय के। विलेय को हम बेटा पूरे अध्याय में b से प्रदर्शित करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया, विलायक मतलब होगा a, विलेय मतलब होगा बेटा क्या, b, बटे आयतन। आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, आयतन को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम, इसीलिए v से प्रदर्शित करते हैं, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। मूलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कितना छोटा है ये, कितना सारा लिखना पड़ा है ना। अब लेकिन एक दिक्कत वाली बात है, बात यह है कि ज्यादातर सवालों में आयतन आपको लीटर में नहीं दिया रहेगा बेटा, आयतन आपको लीटर में ना दे करके ml में दिया रहेगा। तो ml से मैं पहले लीटर में बदल लूंगा फिर सवाल कर लूंगा। क्यों ना हम एक सूत्र ही बना लें कि ml में बदल, ml को लीटर में बदलने पर सूत्र कैसा बनेगा, चलो मैं दिखाता हूं आपको। देखना बेटा, कोई नई बात, बहुत अलग बात नहीं कर रहा हूं, बस लीटर को ml में बदलना होगा हमें। तो क्या लिख सकते हैं हम, मूलरता बराबर, ये तो ज्योकते होगा, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ये वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको ml में दिया रहेगा। ठीक है, अब ये ml में दिया है, इसका मतलब है कि इसे हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे बेटा हम, ml में दिया रहेगा तो भाग देना पड़ेगा 1000 से, कि ये काय में बदल जाए, लीटर में। बच्चों जब मैं इसको हल करूंगा तो ये 1000 ऊपर काय में चला जाएगा, गुणा में। तो एक काम करता हूं, मैं सीधे क्या कर लेता हूं बेटा, इसको 1000 को ऊपर गुणा में ले जा लेता हूं, तो हमारे पास ये सूत्र बन जाएगा। ऐसा नहीं बेटा कि 3 सूत्र हैं, ऐसा मत बोल देना यार, एक ही सूत्र है, लिखने के 3 तरीके, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात एक ही। लीटर में होगा तो बस बेटा ऐसे कर देना, ml में होगा तो गुणित 1000 लगा देना। तो इस तरीके से हमने देखा मूलरता क्या होगी बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मूलरता कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है बेटा, बढ़िया। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये बिल्कुल बेसिक सूत्र है ना, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। कुछ और सूत्र भी होते हैं इसके, उनकी भी हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे बच्चों अगर आपको कभी किसी सवाल में भार प्रतिशतता दी हो और साथ में घनत्व दिया हो, क्या क्या दिया हो बेटा, भार प्रतिशतता तथा विलयन का घनत्व दिया हो, घनत्व, तो फिर आप कैसे मूलरता निकालेंगे। वैसे तो हम बिल्कुल बेटा लंबे तरीके से घनत्व से आयतन निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इतना कष्ट नहीं करेंगे, हम तो एक सूत्र याद कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल हल कर लें। तो हम बोल रहे हैं यहां भार प्रतिशतता तथा घनत्व के रूप में मूलरता। ठीक है, यानी कि मुझे भार प्रतिशतता और घनत्व पता रहेगा बेटा, और मूलरता निकालनी होगी। तो हमारे पास यहां पर बच्चों एक सूत्र है, हम उसे याद कर लेंगे। मूलरता बराबर भार प्रतिशत, या बेटा इसको हम द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, गुणित 10 गुणित घनत्व बटे विलेय का अणुभार। क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का अणुभार, नीचे आप लिख लेंगे विलेय का अणुभार। इस तरीके से बड़ी आसानी से
आप मूलरता निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये एक और सूत्र है, याद कर सकते हैं बेटा, काम पड़ेगा। कई बार क्या रहता है, अगर आप भार प्रतिशतता और घनत्व वाले सवाल को ना उसकी मेन एक ही सूत्र से इसी से करना चाहो तो आपको बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। और अगर ये सूत्र याद है तो सीधे सीधे चुटकियों में उत्तर निकाल के ले आओगे आप। तो इसीलिए हमें दूसरे सूत्र भी याद करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं, यहां पर मोलों की संख्या मैंने बोल तो दिया बेटा, ये मोलों की संख्या क्या होती है हमने 11वीं में पढ़ रखा है। और अगर बच्चों आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने 11वीं की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अध्याय 1 मोल संकल्पना के नाम से हमने वहां पर डाला है। आप एक बार चाहें तो उसको अच्छे से देख लें बेटा, ताकि मोल की सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए। हाँ, फिलहाल मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जो हमें यहां काम पड़ेगा कि जब भी आपको बेटा मोलों की संख्या निकालनी होगी, मोलों की संख्या बराबर, याद रखना बेटा, दिया हुआ भार, यानी सवाल में जो भार दिया है वो, बटे अणुभार बोलो या बेटा आणविक द्रव्यमान बोलो, या चाहे तो इसे मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो आप बेटा जो बोलना हो बोल लेना, मैं तो अणुभार लिख दे रहा हूं, बाकी मैंने बताया इसको आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप, या और क्या लिख सकते हो बेटा आप, आणविक द्रव्यमान, या इसको लिख सकते हैं हम मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलों की संख्या के लिए यह सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिना इसके हम मोलरता की कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। अब कुछ और बात करते हैं बेटा, मोलरता में कई बार सवाल में हमें मोलरता दी होती है बेटा, लेकिन वो मान नहीं देता, वो कुछ शब्द लिख देता है। कहने का मतलब, जैसे आपको लिख दिया मोलर विलियन, सेमी मोलर विलियन, डेसी मोलर विलियन, डेका मोलर विलियन, तो इनका मतलब क्या होगा हमें पता होना चाहिए। तो ये बात बेटा ध्यान रखें, अगर यदि किसी विलियन की मोलरता, यदि किसी विलियन की, यदि किसी विलियन की क्या बेटा मोलरता m बराबर 1 हो बेटा, 1 मोलर हो। देखो ऐसा लिखा मैंने, इसको पढ़ेंगे क्या, 1 मोलर। ठीक है, मोलरता है लेकिन मोलर पढ़ते हैं बेटा, है ना। 1 मोलर हो तो ऐसे विलियन को मेरे बच्चे बोलेंगे मोलर विलियन। क्या बोलेंगे बेटा हम, मोलर विलियन। मोलर विलियन का मतलब ही होता है ऐसा विलियन जिसकी मोलरता 1 हो। यानी कि अब अगर आपको किसी सवाल में लिखा रहेगा कि आपके पास NaOH का एक मोलर विलियन है, मोलर विलियन है मतलब आप समझ जाएंगे कि इसकी मोलरता कितनी है, मेरे पास 1 है। ऐसे ही बेटा अगर मोलरता हो 1/2 यानी कि आधी, या तो आप 1/2 लिखो बेटा, या आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी, है ना। तो फिर ऐसे विलियन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फिर आधा मतलब होता है सेमी। जैसे बेटा फाइनल मैच के पहले सेमीफाइनल होता है ना, तो उसको आधा फाइनल मानते हैं अपन, तो आधा मतलब होता है बेटा सेमी। और इसीलिए ऐसे विलियन को बच्चों हम बोलेंगे सेमी मोलर विलियन। यानी कि आज से अगर आपको किसी सवाल में लिखा रहे कि HCl का एक सेमी मोलर विलियन है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि इसकी मोलरता 1/2 यानी कि आधी होगी। इसी तरह से बच्चों और भी कुछ मान है, अगर 1/10 हो, 1/10 ऐसा लिखा मिल सकता है, लेकिन बेटा देखो इधर 1/10 ना कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है आपको m/10 ऐसा, तो इसका मतलब भी 1/10 m हुआ। ठीक है ना, एक ना लिख के m एकम m हमने ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब है मोलरता 1/10 हो। 1/10 बेटा, या इसको हम 0.1 मोलर भी बोल सकते हैं। तो 1/10 का मतलब होता है बेटा देसी, देसी नहीं बेटा डेसी, डेसी। तो हम इसे बोलेंगे डेसी मोलर, डेसी मोलर विलियन। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा डेसी मोलर विलियन। इसी प्रकार से अगर बेटा मोलरता हो जाए 1/100, ठीक है, या तो वो ऐसा लिख दे 1/100 मोलर, या बेटा m/100 लिखो,
या आप इसको लिखो 0.01 मोलर। इन सब का मतलब होगा बेटा 1/100 का मतलब होता है सेंटी। क्या होता है बेटा? सेंटी। तो इसको बोलेंगे बच्चों हम सेंटी मोलर विलियन। सेंटी मोलर विलियन। इसी प्रकार से बेटा और भी होते हैं एक दो, उनको भी देख लेते हैं हम। अगर 1/1000 हो, 1/1000 मोलर, या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 0.001 मोलर। तो इसका मतलब होगा 1/1000 को बेटा हम बोलते हैं मिली, मिली है ना। तो इसको बोलेंगे क्या बच्चों? मिली मोलर विलियन। ठीक है बेटा। तो ये बस ऐसे ही शब्द है, आपको पता होना चाहिए इनका मतलब। और लास्ट है कि अगर मोलरता हुई 10, तो 10 को बोलते हैं बेटा हम डेका। क्या बोलेंगे बच्चों? डेका मोलर विलियन। ठीक है, डेका मोलर विलियन। फिर बेटा डेका मोलर विलियन कहेंगे। आता है समझ में? चलिए अब आगे एक छोटा सा सवाल है जो बोर्ड परीक्षा हो या बेटा कुछ अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो कि क्या होता है? शुद्ध जल की मोलरता बताइए। शुद्ध जल की मोलरता। तो बच्चों क्या हम शुद्ध जल की मोलरता बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे ही बेटा, इसलिए तो हेडिंग डाले हैं। अगर आपको कभी भी शुद्ध जल की मोलरता पूछ ली जाए तो इसके लिए बेटा आपको उपयोग में लगेगा शुद्ध जल का घनत्व। आपको पता होगा बच्चों, और नहीं पता है तो पता रखना कि शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है बेटा? यह होता है बच्चों 1 ग्राम प्रति ml। 1 ग्राम प्रति ml शुद्ध जल का घनत्व। वैसे तो ये जो मान है शुद्ध जल के घनत्व का 1 ग्राम प्रति ml, ये बेटा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बोला जाता है, लेकिन अपन सामान्यतः इतने ही लेते हैं क्योंकि और कोई मान तो हमें पता नहीं। अब इस 1 ग्राम प्रति ml का मतलब क्या है बेटा? 1 ग्राम प्रति ml का मतलब है कि सर 1 ml जल का वजन 1 ग्राम होगा। क्या मतलब समझ में आ रहा है बेटा मुझे? कि 1 ml जल का वजन, जल बेटा H2O लिख दे रहा हूं मैं, कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है बेटा, 1 ml जल का वजन 1 ग्राम होता है। अगर आप 100 ml जल का वजन लिखोगे बेटा तो कितना लिखोगे? 1 ml का सर 1 ग्राम होता है, तो 100 ml का 100 ग्राम होगा। अगर बच्चों 1000 ml जल का वजन कोई आपसे पूछे तो कितना होगा बेटा? सर 1000 ग्राम होगा। 1000 ml को क्या बच्चों में 1 लीटर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1000 ग्राम को बेटा क्या मैं 1 किलोग्राम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 लीटर जल का भार होता है बेटा 1 किलोग्राम। 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होगा? 1 किलोग्राम। किसी और द्रव में ऐसा नहीं होता है बेटा। जैसे आप बाजार से तेल खरीद के लाते होंगे, सामान्यतः बेटा हम तो जाके बोलते हैं भैया 1 लीटर तेल दे दो। 1 लीटर तेल आप नाप के देखना बेटा, तौल के देखना, कभी 1 किलो नहीं रहेगा। 1 लीटर तेल 1 किलो से कुछ कम रहेगा, शायद बेटा 920 या 930 ग्राम रहेगा। लेकिन यहां पर अब वो डिपेंड करेगा आप तेल किस चीज का ले रहे हैं, सरसों का या बेटा सोयाबीन का। जो भी तेल लोगे उस पर उसका भार निर्भर करेगा, क्योंकि हर एक तेल का घनत्व भी तो अलग अलग होगा। लेकिन ये केवल जल में एक जादू है बेटा। 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम होता है। आप पानी की एक बोतल खरीदना 1 लीटर की, उसको नाप के देखना बेटा 1 किलो की आएगी वो, है ना। तो हाँ, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं हम। हमने लिख तो लिया बेटा जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति ml। मतलब इसका क्या हुआ? जल का भार, जल का भार कितना हुआ बेटा मेरे पास यहां पर? 1 ग्राम। और क्या मुझे यहां पर जल का आयतन भी पता है बेटा? बिल्कुल, 1 ml है सर। तो जल का आयतन कितना है बच्चों? 1 ml। हाँ, जब शुद्ध जल है बेटा तो मैं विलेय किसे मानूं, विलायक किसे मानूं और विलयन किसे मानूं? शुद्ध जल है सर।
तो बेटा शुद्ध जल ही तुम्हारा विलेय है, वही तुम्हारा विलायक है और वही तुम्हारा विलयन है, सबका मालिक एक शुद्ध जल। तो बेटा शुद्ध जल ही यहां पर विलेय, विलायक या विलयन का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे तो सर निकालना है मूलरता। मूलरता हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मूलरता का सूत्र आना चाहिए। क्या होगा बेटा, विलेय के मूलों की संख्या है, या तो पूरा पूरा लिख लो या बड़ा प्यार से मैं ऐसे लिख देता हूं, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्योंकि बेटा आयतन ml में हम उपयोग में ला रहे हैं, इसीलिए गुणित 1000 लगाना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे NB मतलब बेटा विलेय के मूलों की संख्या चाहिए, है ना। तो मूलों की संख्या कैसे निकालें यार, एक ही सूत्र है सर अपने पास, तो दिया हुआ भार बटे अणु भार। तो बच्चों जब मैं मूलों की संख्या, जल के मूलों की संख्या निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि जल ही मेरा विलेय है, वही विलायक है, वही विलयन है, तो विलेय के मूल मतलब मैं किसके मूल निकालूं, जल के ही निकालूंगा। तो जल के मूल कैसे बेटा, मूल का सूत्र है सर दिया हुआ भार बटे अणुभार। तो बेटा दिया हुआ भार कितना है, जल का भार यहां साफ साफ मैंने लिख दिया हूं सर 1 ग्राम है, बटे अणुभार। अणुभार कितना होगा बेटा, 1 ग्राम है, दिया हुआ भार बटे अणुभार। तो जल का अणुभार, जल का सूत्र बेटा H2O होता है। अणुभार निकालते आपसे बनता होगा H का परमाणु भार 1 गुणित 2 धन O का भार 16, तो 16 और 2 बेटा 18। अब ये अणुभार आता है आप लोगों को, मुझे भी पता है बेटा, लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा बेचारा जिसको नहीं बनता होगा, तो उसको भी पता चल जाए, है ना। 1/18। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, m बराबर NB की जगह लिख दूं कितना, 1/18 गुणित V मतलब आयतन, आयतन कितना है बेटा 1 ml, और गुणित 1000 तो हम करते ही हैं। इसको बेटा देखो 1000 एकम 1000 बटे 18 एकम 18, इसको आप काट दोगे बेटा, कैंसिल करोगे। तो अगर इसको कैंसिल करोगे बच्चों तो ये आएगा 55.55। 55.55 आते रहता है बेटा, 555 आते रहेगा, इसीलिए इसे हम कभी कभी 55.56 भी लिख देते हैं। आपको अगर ये सवाल आता है बेटा ऑप्शन में, तो आप जो इस टाइप का ऑप्शन देखे 5556 वो वाला टिक कर देना, ठीक है। और अगर आपसे सीधे पूछता है कि शुद्ध जल की मूलरता खालिस्तान होती है, तो 55.55 लिख दो या 56 लिख दो, दोनों सही है ना। मूलरता है बेटा तो लास्ट में कैपिटल M जरूर लिखना। हाँ एक बात और यार, देखो मूलरता जब मैंने बताया तो मैंने बोला मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, मतलब मोल बटे आयतन मतलब बेटा लीटर, मतलब कि मोलरता बोलो बेटा चाहे मोल प्रति लीटर बोलो, बात एक ही होगी। आप चाहो तो उत्तर जब लिखते हो ना तो यहां एम लगा दिए, मतलब मोलर मतलब मोलरता हो गई। चाहो तो बेटा उसकी जगह मोल प्रति लीटर भी लिख दो, कोई बुराई नहीं है। मोलरता ही मोल प्रति लीटर है और मोल प्रति लीटर ही मोलरता है। तो जब हम उत्तर लिखेंगे या तो कैपिटल एम बना दो मतलब मोलर हो गया, या तो बेटा मोल प्रति लीटर भी लिख दो, बात एक ही होगी। तो आज से ये निकाल के तो देख लिए बेटा अपन ने, लेकिन आपको ये वैल्यू रट लेना है कि शुद्ध जल की मोलरता 55.55 मोलर या मोल प्रति लीटर होती है। आता है बेटा समझ में, चलिए बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं हम और मोलरता से संबंधित एक दो सवाल देखते हैं बेटा, छोटे मोटे, है ना। हालांकि देखो मोलरता के बारे में अगर देखें तो बहुत सारी और भी बातें हैं बेटा, लेकिन फिलहाल वो यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, उसको हम 11वीं में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो 11वीं में एक बार देख लो, मैंने मोलरता का एक अलग से लेक्चर भी बनाया हूं, उससे भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। 11वीं में मूल कॉन्सेप्ट यानी कि बेटा मूल संकल्पना, जो पहला ही अध्याय वहां पर ये सब ऑलरेडी पढ़ के आए, आपको भी पता है ना। चलो बेटा सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है सवाल, 4 ग्राम NaOH। यहां पर बेटा NaOH का भार दिया है मुझे, कितना दिया है 4 ग्राम, और 200 ml जलीय विलयन में, ml है मतलब बेटा ये तो आयतन हुआ विलयन का, कितना 250 ml, सॉरी बेटा 200 बोल दिया था मैंने, 250 ml। NaOH क्या होगा बेटा, यहां पर विलेय होगा। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, कर लेंगे बेटा, कोई बड़ा काम थोड़ी है।
यहां पर हमें मूलरता ज्ञात करना हो। कभी भी जब भी न्यूमेरिकल करो, देखो एक एक लाइन को पढ़ो, इवन एक लाइन को दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, और हर एक टुकड़े से जो जो मिल रहा है बेटा उसको लिखते चलो, दिया है, और जो ज्ञात करना है उसको लिख लो। अब सोचो आप कि जो दिया है उसके आधार पर जो ज्ञात करना है, क्या मेरे पास इसका कोई सूत्र है? बिल्कुल है बेटा। मूलरता का मेरे पास सूत्र है बच्चों, क्या है? विलेय के मूलों की संख्या बटे आयतन। अब देख बेटा, आयतन ml में है तो रहने देना यार, अपन गुणित 1000 तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब मुझे पहले देख मूलरता चाहिए, तो आयतन, आयतन तो है सर NB, मतलब विलेय के मोल, NaOH विलेय हुआ, इसके मोल दिए हैं क्या? नहीं सर, इसका तो भार दिया है। क्या मैं इससे मोल नहीं निकाल पाऊंगा बेटा? बिल्कुल निकाल लूंगा। कैसे? दिया हुआ भार, दिया हुआ भार कितना है बेटा? 4 बटे अणु भार, NaOH का अणु भार, Na का 23 धन O का 16 धन H का 1, जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा? 40, और ये हो जाएगा बच्चों 0.1 मोल। अब देखो यार, काटना पीटना गणित थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से करना, मैं तो, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 1/10 0.1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें अपन? मान रखें बेटा m बराबर NB कितना आ गया बेटा? 0.1 बटे आयतन कितना दिया है बच्चों? 250 गुणित 1000, 0 से 0 गया, 25 चौके 100, मतलब ये हो जाएगा 0.4 मोलर। तो ये आ गई बेटा मूलरता, 0.4 मोलर। कुछ कठिन है बेटा? बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है? मूलरता निकालना है तो मोल निकालो। मोल कैसे? दिया हुआ भार बटे अणु भार, और बस बेटा सूत्र है, मान रखो, उत्तर चला आएगा। चलिए फिर एक और सस्ता सा सवाल। सस्ता सा कहने का मतलब है बेटा कि ये बोर्ड लेवल के सवाल, नीट के लिए या जेई के लिए सवाल मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो हमारे पास इस बार देखो क्या दिया है बच्चों, हमें पता है 5.85 ग्राम NaCl। NaCl बेटा क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक। NaCl यहां विलेय का काम करेगा बेटा। कितना दिया है तुम्हें? 5.85 ग्राम, ठीक है बच्चों। और 200 ml विलियन में, मतलब विलियन का आयतन दिया है बेटा कितना? 200 ml। तो क्या ज्ञात करो बेटा? मूलरता। वैसे तो वीडियो पॉज करके ये आपको खुद से करने की कोशिश करना चाहिए, चाहो तो कर लो बेटा, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं। मूलरता का कोई सूत्र है क्या बेटा? अभी तो पढ़े हुए यार, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, काहे में बेटा? ml में। विलेय के मोल कैसे निकालोगे बेटा? निकालो इसके मोल। दिया हुआ भार कितना है सर? 5.85 बटे अणु भार, NaCl का अणु भार निकालते हैं। चलो, Na का कितना है बेटा? 23 धन Cl का कितना है? 35.5, जोड़ देना बेटा 58.5 आ जाएगा। तो ये आ गया कितना बच्चों? 58.5। अब इसको हल करोगे आप, 0.1 मोल आ जाएगा। तो बेटा यहां पर मैं मोल की जगह कितना रख दूं? 0.1 बटे आयतन कितना रख दूं बेटा? हाँ, ml में है सर आयतन, अब भी गड़बड़ हो जाता, ml में होगा तो गुणित 1000 जरूर करना। मोल कितना रख दूं बेटा? 0.1 बटे आयतन कितना रख दूं? 200, और गुणित 1000। तो क्या करें बेटा? दो अंडा से दो अंडा गए, 2 एकम 2 पंचे 10, 0.5 मोलर। यानी कि बेटा ये एक सेमी मोलर विलियन होगा। हो सकता है ऐसा सवाल दे दे और ऑप्शन में दे दे कि यह विलियन होगा डेसीमोलर, सेमीमोलर, पेंटीमोलर और बेटा सेंटीमोलर। अच्छा, मैंने वहां पर बताया बेटा एक और होता है पेंटीमोलर। पेंटी मतलब 1/5 होता है, ठीक है ना। तो ये थे बेटा मूलरता के कुछ छोटे मोटे, अभी केवल मैंने आसान से सवाल बताए, कोई बेटा कठिन बात नहीं की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे कठिन की तरफ भी अपन चलेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और अगली इकाई की बात करते हैं बेटा। अगली इकाई जो की है मोललता। मोललता जिसको बेटा अंग्रेजी में हम बोलते हैं मोलैलिटी। अब देखो मोलरता, इसके पहले क्या पढ़े आपने? मोलरता, और अब क्या पढ़ रहे हैं? मोललता। तो बेटा मोलरता और मोललता उसी इंसान के लिए एक सी होगी जो तोतला होगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बेटा कि शायद आप लोग तोतले नहीं है, तो आपके लिए मोलरता और मोललता अलग अलग होगी बेटा।
है ना। तोतला इंसान क्या मोलरता को भी मोललता बोलेगा और मोललता को भी मोललता बोलेगा। लेकिन बेटा अपन देखें इसके बारे में बात करें तो मोललता को देखो, मोलरता को हमने कैपिटल एम से प्रदर्शित किया था, जबकि बेटा मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 है बेटा इसकी परिभाषा। आपने मोलरता की परिभाषा क्या बोले, सॉरी बेटा, आपने मोलरता की परिभाषा बोले 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। अब बेटा जब मैं मोललता बोल रहा हूं मतलब 1 लीटर विलयन नहीं बोलूंगा, वहां मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम विलायक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब बेटा इस बार विलायक का भार लेंगे, उसमें विलयन का आयतन लिए थे, इस बार विलायक का भार लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है। विलेय के मूलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है। अब बच्चों मोललता का सूत्र बना सकते हैं क्या हम, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। m बराबर क्या होगा देखो निश्चित किसको करे, 1 किलोग्राम विलायक, यानी कि बेटा हमने विलायक का भार इस बार निश्चित करे हैं, तो ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों में, सॉरी ऊपर नहीं बेटा, जिसको निश्चित करते हैं उसको लिखते हैं नीचे। नीचे क्या लिखूंगा बेटा मैं, विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी काय में होना चाहिए बच्चों, किस इकाई में होना चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है। ऊपर क्या आएगा बेटा, जो बदल रहा है मतलब कि विलेय के मूलों की संख्या। ऊपर लिखेंगे बच्चों हम विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो इस तरह से हमने मोललता के लिए ये सूत्र बना लिया। देखो बेटा कोई अंतर ज्यादा नहीं है, जब हमने मोलरता बोले थे तो यहां पर विलयन का आयतन था, और मोललता बोल रहे हैं तो यहां पर विलायक का भार है ना। चलो बेटा अब वही बात आती है यार, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखे सर, हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, वैसे ही आलसी हैं, इतना सारा लिख पा रहे हैं। तो बेटा प्यार से इसको छोटे रूप में लिखते हैं अपन, है। विलेय के मोल, मोल मतलब बेटा n, विलेय मतलब हो गया b बटे विलायक का भार, भार मतलब बेटा W, किसका भार, विलायक, विलायक को बच्चों हम A लिख रहे हैं। फिर से मैं बता दूं पूरे अध्याय में A मतलब होगा विलायक और बच्चों B मतलब होगा विलेय। तो ये बन गया सूत्र, लेकिन ये जो विलायक का भार है सर ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये होगा बेटा 2 सूत्र, 2 नहीं बच्चों एक ही है। ये इसी को तो शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं यार फैंसी तरीके से, है ना। लेकिन ज्यादातर सवालों में बच्चों हम देखेंगे कि जो विलायक का भार है वो आपको ग्राम में दिया रहेगा बेटा, है ना, ग्राम में दिया रहेगा। अगर ग्राम में रहेगा सर तो मैं इसको किलोग्राम में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा बेटा, अगर ग्राम में रहेगा सर तो मैं 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये केजी में अपने आप बदल जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं यार, ये 1000 जिससे तूने भाग दिया इसको गुणा में ऊपर ले जा लेंगे बेटा, तो गुणित क्या कर देंगे 1000। तो क्या बोला यार, ये हो गए 3 सूत्र, नहीं 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 एक ही सूत्र है बेटा। देखो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार, ये भी वही है। हाँ विलायक का भार केजी की जगह ग्राम में हो तो गुणित 1000, ये भी तो वही है बेटा। ठीक है। तो इस तरह से हमने मोललता की परिभाषा लिख ली बेटा। और मोललता को हम कहीं ना कहीं एक चीज और लिख सकते हैं, मोललता मतलब बेटा स्मॉल m को हम लिख सकते हैं क्या, मोल, क्या लिख सकते हैं, देख बेटा मोल बटे भार मतलब मोल बटे किलोग्राम, तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम।
तो कभी भी आप उत्तर लिखो या तो स्मॉल m बना दो, मतलब हो गया मोलल, या तो बेटा मोल प्रति केजी लिख दो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जैसे हमने मोलरता के लिए लिखा था वैसे ही हम बात कर रहे हैं मोललता के लिए। बेटा हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी विलयन की मोललता कितनी हो बेटा, मान लो m बराबर हो एक मोलल यानी मोललता का मान एक हो, तो ऐसे विलयन को बच्चों हम बोलेंगे मोलल विलयन। क्या बोलेंगे बेटा, मोलल विलयन। याद करो जब मोलरता एक थी तो हम बोल रहे थे मोलर विलयन, और जब मोललता एक है तो इसे बोल रहे हैं हम मोलल विलयन। ठीक है। अगर बेटा 1/2 यानी कि हो गया आधा, इसको m/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो बेटा इसको 0.5 m भी हम लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही, चाहे तो 1/2 लिखो, m/2 लिखो, ऐसा लिखो। इसको बोलेंगे क्या बेटा, आधा मतलब होता है सेमी, तो इसको लिखेंगे सेमी मोलल विलयन। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे बच्चों हम, सेमी मोलल विलयन। अब बेटा इसके बाद देखें हम, अगर मोललता हो जाए 1/5 तो इसको आप बोलोगे पेंटी मोलल विलयन। क्या बोलेंगे बेटा, पेंटी मोलल विलयन। ठीक है। अगर मोललता का मान 1/10 हो जाए बच्चों, फिर क्या होगा, 1/10 मतलब देसी मोलल विलयन। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, अगर मोललता का मान हो जाए 1/100, तो 1/100 मतलब होता है सर सेंटी, मतलब इसे हम बोलेंगे सेंटी मोलल विलयन। तो देखो बेटा कुछ ये काम पढ़ सकते हैं आपको सवालों में, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह में, इसीलिए ध्यान रखने वाली बात है, कोई बहुत नई बात नहीं है यार, ऑलरेडी एक बार कर चुके, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर 1/1000 होगा तो फिर बोलोगे बेटा आप मिली मोलल विलयन। और इसी प्रकार से बेटा अंततः अगर मोललता 10 हो गई तो आप इसे बोलोगे डेका मोलल विलयन। तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको, सवालों में काम पड़ेगा हमारे, है ना। अब इसके बाद अगर मान लो मुझे किसी विलयन की मोलरता दी है बेटा और मोललता पूछी है, मतलब मोलरता देके मोललता पूछ ले या मोललता देके मोलरता पूछ ले, तो बेटा मुझे एक और सूत्र याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, याद कर ही लेना। मोलरता मतलब बच्चों कैपिटल एम, तथा मोललता मतलब बेटा क्या, स्मॉल एम में संबंध। देखते हैं बेटा क्या ही संबंध आएगा, है ना। एक सूत्र है, आपको सीधे सीधे सूत्र रट लेना है, हालांकि मैं चाहूं तो सूत्र बेटा निकाल के भी बता सकता हूं, लेकिन कोई खास फायदा आपका होगा नहीं, और 5-10 मिनट खराब होंगे सो अलग, और बेटा अंततः रटना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आप सीधे याद कर लो। क्या याद करोगे बेटा, मोललता बराबर 1000 गुणित मोलरता बटे 1000 गुणित डी मतलब बेटा डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। डी मतलब क्या है यहां पर, घनत्व, माइनस एम इंटू एम बी। क्या लिखा हूं बेटा, एम बी। ये एम मतलब है क्या, मोलरता, और एम बी का मतलब है, बी मतलब सर विलेय, मतलब एम बी का मतलब होगा विलेय का अणुभार।
तो पहले तो बेटा आप ये सूत्र याद कर लो, लेकिन साथ में बाजू में सब चीजों का मतलब सर हमें जरूर पता होना चाहिए कि यहां पर स्मॉल एम तो पक्की बात है मोललता होगी, कैपिटल एम मतलब सर विलयन की मोलरता होगी, और डी मतलब होगा सर घनत्व, विलयन का घनत्व, और आखिरी में है एम बी, एम बी मतलब होगा सर विलय का अणुभार। तो अगेन बेटा एक सूत्र है जिसको आप बढ़िया से याद कर लो, और कभी भी अगर आपको विलयन की मोलरता पता है, घनत्व पता है, विलय का अणुभार तो आप निकाल ही लोगे, तो बेटा मोललता भी निकल जाएगी। ठीक है, ये सूत्र है, बढ़िया अच्छा सूत्र है बेटा, याद हो जाना चाहिए। चलिए अब एक और बात करता हूं मैं। एक बात है बेटा यहां पर जो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा वगैरह में बड़े आराम से पूछी जा सकती है, वो क्या है? मूलरता तथा मोललता में, सॉरी बेटा वो तो अब भी कर ली है ना, अपन यहां पर हेडिंग डालें मूलरता तथा मोललता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। यानी कि बच्चों मैं यहां पर समझना चाह रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर किसी विलयन की मोलरता बढ़ेगी कि घटेगी, इसी प्रकार से मोललता बढ़ेगी कि घटेगी, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखो, कहानी ऐसी है कि ताप बढ़ाने पर, ये लिखा मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा? ताप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताप बढ़ाओ तो किसी भी पदार्थ का बेटा ताप बढ़ाओगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु धीरे धीरे गति करने लगेंगे, तो अणु थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, आयतन बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। बेटा ताप बढ़ाने पर भार का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा बेटा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ताप बढ़ाने पर भार बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बेटा? अगर तू है बेटा धूप में घूम तो तू मोटा हो जाएगा क्या? क्या मैं बेटा धूप में घूमूं तो मोटा या पतला हो जाऊंगा क्या? अगर ऐसा होता बेटा मैं खूब धूप में घूमता और अपना वजन कम कर लेता। लेकिन हमें पता है सर ताप बढ़ाने से भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना? ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो है सर कि ताप बढ़ाने पर भार में परिवर्तन नहीं होता है, या लिख सकते हैं बेटा भार अपरिवर्तित होता है। यानी कि आप ताप कितने ही बढ़ाओ बेटा भार तो कभी नहीं बदलेगा। तो अब देखते हैं बेटा मोलरता और मोललता में क्या फर्क पड़ेगा। मोलरता का सूत्र क्या था? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी बेटा किसमें? लीटर में। और जबकि याद करो आप मोललता का सूत्र क्या पढ़े हमने? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें बेटा? किलोग्राम में। बिल्कुल बढ़िया। अब सोच बेटा, इधर देख ध्यान से, अगर हमने ताप बढ़ाया, ठीक है, ताप बढ़ाया बेटा तो क्या होगा? आयतन हमने बोल दिया ताप बढ़ाने पर V बढ़ेगा, मतलब बेटा ये नीचे वाली संख्या यानी कि आयतन बढ़ेगा। सोच के देखो बेटा, नीचे वाली राशि यानी कि हर वाली संख्या बढ़ेगी तो कुल मिला के जो रिजल्ट है वो क्या होगा? घटेगा। यानी कि बेटा V बढ़ेगा तो M घटेगा। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है और आयतन के बढ़ने के कारण मोलरता घटती है। अब बेटा भाड़ में जान देती सब बातों को, तू तो इस बात को याद कर ले कि ताप बढ़ाने से विलयन की मोलरता घटती है। क्या याद करेंगे बच्चों हम? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों? विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता घटती है। बड़े प्यार से बेटा बोर्ड परीक्षा वगैरह में ये खालिस्तान वालिस्तान में पूछा जा सकता है ना, सत्य सत्य खालिस्तान,
या एमसीक्यू बेटा। हाँ, अब देख, ताप बढ़ाए तुमने बेटा, यहां तो आयतन है नहीं सर, यहां तो भार है, भार में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमने अब भी बोला ना। देख, मोल तो नहीं बदलेगा, भार भी नहीं बदलेगा, जब मोल नहीं बदल रहा, भार नहीं बदल रहा, मतलब बेटा मोललता भी नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपने दिमाग में डाल के ताला मार दो। वो क्या है बच्चों, कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की क्या बेटा, मोललता, मोललता अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है, मतलब बेटा मोललता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि ताप बढ़ाने पर सांद्रता की खालिस्तान इकाई परिवर्तित रहती है, या बेटा ताप बढ़ाने पर या ताप बदलने पर कौन सी इकाई अपरिवर्तित रहती, तो याद रखना बेटा मोललता। और भी हो सकती है लेकिन अभी तो मोललता है, क्योंकि हमने दो ही पढ़े हैं बेटा अभी, मोलरता और मोललता। तो मोलरता तो घट रही है लेकिन मोललता अपरिवर्तित है। तो ये दो बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल बड़े आराम से परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। अब बेटा एक और बात करते हैं हम, फिर से आपको किसी ने पूछ लिया, बताओ बालक, शुद्ध जल की मोललता कितनी होगी, बताओ बेटा मोललता कितनी होगी, ये तो हम रट लेंगे सर, लेकिन काश कोई समझा दे तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, है ना। कोई भी चीज बेटा जब रटना होता है ना, तो डायरेक्ट रटो तो थोड़े समय तक याद रहती है, हाँ समझ के रटो फिर वो लंबे समय तक याद रहती है। तो बच्चों हमको लगेगा इसके लिए, जैसे हमने मोलरता निकाले थे वैसे ही अब हम निकाल रहे हैं मोललता। तो इसके लिए बेटा मुझे लगेगा शुद्ध जल का घनत्व, अब भी मैंने बताया आपको 1 ग्राम प्रति ml, यानी कि जल का भार कितना है बेटा, जल का भार कितना है 1 ग्राम, तो जल का आयतन कितना है बच्चों, आयतन कितना है 1 ml। ठीक है बेटा, और मुझे चाहिए क्या है, मुझे तो सर मोललता चाहिए है, और मोललता का सूत्र होता है बच्चों विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार गुणित 1000, कब, जब विलायक का भार ग्राम में हो। बढ़िया। अब देख बेटा, शुद्ध जल की जब हम बात कर रहे हैं तो विलेय, विलायक और विलयन कौन होगा, तो सर जब मेरे पास एक शुद्ध विलयन है, शुद्ध जल है, तो उसमें विलेय भी जल होगा, विलायक भी जल होगा, और सर विलयन भी जल होगा। तो क्योंकि बेटा विलेय, विलायक, विलयन सब कुछ जल है, तो यहां पर हम एनबी मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मोललता चाहिए तो पहले तुझे बेटा विलेय के मोल चाहिए, विलेय कौन है, जल है। क्या तू जल के मोल नहीं निकाल सकता बेटा, जल के H2O के मोल निकाल, कैसे निकालेगा, दिया हुआ भार बटे अणु भार, ये आ गया बेटा इसके मोल। तो यहां पर मैंने मोल की जगह क्या रख दिया बच्चों, दिया हुआ भार बटे अणु भार, यानी 1/18 गुणित WA, मतलब विलायक का भार। तो बेटा विलायक का भार क्या होगा, क्योंकि शुद्ध जल में विलेय, विलायक, विलयन सब कुछ जल है, तो ये जल का भार ही विलायक का भार होगा, मतलब बेटा 1 गुणित 1000। तो अब बच्चों क्या फिर से वही मिल गया हमें जो मूलरतम मिला था, m बराबर 1000 बटे 18, और बिल्कुल बेटा ये आ जाएगा 55.5555 मूलल, या बेटा इसको हम लगभग 55.56 मूलल भी लिख देते हैं। सर मूलरता का मान भी इतना ही आया था और मूललता का मान भी इतना ही आया, बिल्कुल बेटा आया है। अब याद कर लो आज से ये बात और अपने दिमाग में ताला मार दो, क्या है बेटा, कि शुद्ध जल की, शुद्ध जल की क्या क्या चीज बेटा, पहली तो मोलरता, तथा तथा क्या बेटा, मोललता कितनी होती है
55.55 या बेटा 55.56 होती है। अब इकाई बेटा अगर मोलरता लिखोगे तो कैपिटल एम लिख देना, और अगर मोललता लिखोगे तो स्मॉल एम लिख देना। ठीक है, ये हो गई मोललता। तो चलिए बेटा मोललता पर आधारित एक छोटा मोटा सा सवाल नन्ना मुन्ना सा करके देखते हैं। यहां पर सवाल हमसे क्या कह रहा है बच्चों, 500 ग्राम जल है, मतलब विलायक का भार, जल मतलब विलायक होगा बेटा। तो हमें यहां दिया है बेटा क्या, विलायक मतलब ए का भार कितना, 500 ग्राम। विलायक को हम हर जगह ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज यहां विलेय होगा और इसका भार दिया है बच्चों हमें 9 ग्राम। और यहां पर पूछ ही क्या गई है, विलयन की मोललता। सवाल पढ़ के बेटा मुझे ये 3 बातें पता चल गई हैं। क्या मेरे को बेटा मुझे कोई मोललता का सूत्र याद है? बिल्कुल बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और क्योंकि विलायक यहां ग्राम में है बेटा तो गुणित 1000 तो लगाना बनता है। तो मोललता बराबर विलेय के मोल, तो बेटा विलेय ये रहा, इसके मोल निकाल तू। कैसे निकालूं सर, दिया हुआ भार बटे अणुभार। दिया हुआ भार कितना है सर, 9। अणुभार ग्लूकोज का बेटा, ग्लूकोज का सूत्र गांव का बच्चा बच्चा जानता है, C6H12O6। और इसका अणुभार 12 गुणित 6 धन 1 गुणित 12 धन 16 गुणित 6 कर लेना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 180 आएगा। 9 एकम 9 दूनी 18, 1/20 मोल। ये आ गए बेटा ग्लूकोज के मोल। तो यहां पर ग्लूकोज के मोल की जगह बच्चों मैंने कितना रख दिया, 1/20 गुणित विलायक का भार कितना है बेटा, 500 ग्राम रख दिए सर, और गुणित 1000 तो है ही। अब यहां 500 से देखो 1 2 3 1 2 3 गायब, 1/10 मोलल, या तो बेटा आप इसे लिख सकते हो 0.1 मोलल। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने मोललता निकाल लिया यार, कोई कठिन काम नहीं है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अगली इकाई की बात करते हैं, नॉर्मलता। और ये बेटा नॉर्मलता नॉर्मल बोलने में है, लेकिन बच्चों को ये कठिन लगती बेटा, लगनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो केवल मोलों की संख्या के बारे में पढ़ के आते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार या बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या को पढ़ते ही नहीं है। लेकिन यहां पर पढ़ना पड़ेगा। जब हम मोलरता बोले थे बेटा, तो मैंने बोला था 1 लीटर मोलरता में, याद करो बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और जब बच्चों में नॉर्मलता बोलूंगा तो मोलों की जगह ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। क्या सर, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। देखिए हम यहां पर बोलेंगे, पहले बेटा थोड़ी परिभाषा लिख दूं फिर सब कुछ बता रहा हूं मैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, याद करो बेटा मोलरता में हमने यहां लिखे थे विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन बच्चों यहां मोल मत लिख देना आप, यहां लिखेंगे हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या। काय की संख्या बेटा, ग्राम तुल्यांकों, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या हुई, मोलरता की थी सर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक को कर दो, मोल की जगह ग्राम तुल्यांक कर दो बेटा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी बेटा, नॉर्मलता कहलाती है। तो बच्चों यहां से मैं सूत्र बना रहा हूं, देखो जिसको सर हमने निश्चित कर दिया, स्थिर कर दिया, वो तो आएगा नीचे। क्या है बेटा स्थिर, 1 लीटर विलियन, ये तो स्थिर है, यानी कि नीचे क्या आएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वो भी बेटा इकाई क्या होगी, लीटर। ठीक है,
ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ऊपर लिखूंगा मैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा बेटा, है थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे देखते चलो, आप तो पूरा जब देखोगे इसको सब समझ में जाएगा आपको। तो इस तरह से बेटा मेरे पास एक सूत्र बन गया है नॉर्मलता का, जो कि क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और बेटा इसे ऐसे ही लिखा जाता है, ग्राम तुल्यांकों के लिए हम यहां पर कोई सिंबल का उपयोग नहीं करते हैं, है ना, ऐसे ही लिखते हैं, या चाहो तो ऐसे लिख लो बेटा, लेकिन लिखना तो तब भी पड़ेगा ही पूरा पूरा। देखो क्या लिखो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। देखो बेटा बस परिभाषा की बस दिक्कत है, बाकी न्यूमेरिकल के लिए तो मैं एक जोरदार तरीका बताऊंगा आपको और चुटकियों में आप कर लोगे, बस परिभाषा बस आपको याद रखनी पड़ेगी। बटे आयतन को बेटा हम क्या लिख रहे हैं, V, और वो भी इकाई क्या है बेटा, लीटर। इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब बेटा अगर ये आयतन लीटर में ना दे दे, ml में दे, फिर क्या करोगे बच्चों। अगर मान के चलो ये जो आयतन था, ये जो आयतन था बेटा यानी V था, ये काय में था, लीटर में, लेकिन काश अगर सर ये ml में होता तो फिर मैं क्या करता। फिर बेटा पता ही है आपको, तो हमने पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके कि गुणित 1000 में कर देता। कब, जब ये आयतन लीटर की जगह बेटा ml में यानी मिलीलीटर में होता, तो ऐसा बनता। ठीक है बेटा। अब सर लोचा तो वही है, मोलों की संख्या तो हम निकाल लेते थे कैसे, दिया हुआ भार बटे अणु भार। क्या मैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, देखते चलो बस आप। हम यहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या का एक सूत्र याद कर ले बेटा। वैसे तो ये आपने कक्षा 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रिया करके एक अध्याय था, वहां पर बेटा ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर टीचर बेटा ये टॉपिक पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो बेटा अभी YouTube में मैंने वो लेक्चर डाला नहीं हूं, आगे चल के डालूंगा, तो आप उससे और डिटेल में देख लेना। अभी फिर भी मैं आपके काम चलने लायक तो बता ही रहा हूं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है बेटा, याद करो बच्चों, मोलों की संख्या के क्या था सूत्र, दिया हुआ भार बटे अणु भार। इसका सूत्र होगा दिया हुआ भार बटे अणु भार, नहीं बेटा अणु भार नहीं, बल्कि होगा तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा बच्चा, तुल्यांकी। ठीक है, दिया हुआ भार बटे अणु भार नहीं, बटे तुल्यांकी भार। ये तो एक और बला बन के तैयार हो गई बेटा, क्योंकि सर हमें तो तुल्यांकी भार निकालना भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं बालक, तुल्यांकी भार निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, अणुभार या बेटा आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हो, बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर को बेटा शुद्ध हिंदी में हम संयोजकता गुणांक बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप एन फैक्टर ही बोलो, है ना, इतना शुद्ध हिंदी के चक्कर में मत जियो। एन फैक्टर ये आ गया बेटा, ये दो सूत्र हमें लग गए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार, और फिर बेटा तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे एन फैक्टर। देखते चलो, आसान कर रहा हूं मैं, आखिरी का जो रिजल्ट रहेगा वो इतना कठिन नहीं है बेटा, बस वो तो हर बात मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि अचानक से ये सूत्र कहां से ला दिए, इसलिए थोड़ा बहुत बेटा, और ये याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं कहीं आगे चल के भी ये काम पड़ता रहेगा। अब देख, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है ना बच्चों, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर देख बेटा भार बटे, बटे क्या है, तुल्यांकी भार। क्या मैं तुल्यांकी भार की जगह अणु भार बटे एन फैक्टर लिख दूं, अणु भार बटे एन फैक्टर, मतलब बेटा बटे में आएगा तो आगे ये गुणित में चल जाएगा,
एन फैक्टर को हिंदी में क्या बोला मैंने? संयोजकता गुणांक। अगर किसी बालक को लगता है कि नहीं भाई मैं तो शुद्ध हिंदी में ही लिखूंगा, तो आप संयोजकता गुणांक लिख लो। प्यार से मैं एन फैक्टर लिखता ही हूं बेटा। हाँ, तो यहां से देख बेटा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्राम, ऐसे ही बेटा अपन तो खेल खेल कर रहे हैं ना, सूत्र भी बना रहे हैं। परिभाषा तो मैंने पहले ही बता दिया हूं आपको, और मेन सूत्र तो वही है, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं इसीलिए आगे चल रहे हैं अपन। दिया हुआ भार बटे अणुभार पढ़े हैं क्या बेटा? हमने बिल्कुल पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं? मोलों की संख्या पढ़े ना। और गुणित क्या है बेटा? एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है सर? तो साइड में बेटा 2-5 मिनट लगेगा, देख ही लो आप, लगे हाथ है ना। एन फैक्टर बोलते हैं बेटा, या हिंदी में बोल दो क्या? संयोजकता गुणांक। अभी आपको याद आएगा, सब कुछ पढ़े हो आपने 11वीं में, है ना। तो बच्चों देखिए, अगर कोई अम्ल है, अगर कोई क्या है? अम्ल, तो उसकी संयोजकता गुणांक उसकी क्षारकता होती है। क्षारकता मतलब जितने H प्लस वो देता है। अम्ल किसे कहते हैं? जो H प्लस देता है। तो बेटा अम्ल के लिए क्षारकता ही उसकी संयोजकता गुणांक यानी कि एन फैक्टर है। और क्षारकता का मतलब क्या है बेटा? दिए जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या, दिए जाने वाले किसकी संख्या बेटा? H प्लस आयनों की संख्या। यानी कि कोई भी अम्ल जितने H प्लस आयन दे सकता है वही उसकी क्षारकता होगी बेटा, और वही उसका एन फैक्टर होगा। अगर सर अम्ल नहीं है, कोई क्षारक है या बेटा क्षार है, तो क्षारक के लिए अम्लीयता ही उसका एन फैक्टर है। क्या बोला बच्चों मैंने? क्षारक के लिए अम्लीयता ही उसका एन फैक्टर है। अम्लीयता मतलब क्या? तो बेटा क्षारक किसे कहते हो आप? जो OH माइनस देता है या H प्लस लेता है, याद है ना। हाँ, तो हम बोलेंगे बच्चों यहां पर क्षारकता मतलब, सॉरी, क्षारक की अम्लीयता मतलब दिए जाने वाले OH माइनस आयन, OH माइनस आयन या OH माइनस आयन या ग्रहण किए जाने वाले, या लिए जाने वाले लिख लो बेटा, ग्रहण किए जाने वाले H प्लस की संख्या। कैसे सर? थोड़ा सा उदाहरण से बता देते तो मजा सा जाता। तो देख बेटा उदाहरण देख, जैसे HCl है, HCl का एन फैक्टर 1 होगा। क्यों होगा सर 1? क्योंकि HCl में एक ही H है, एक H प्लस दे रहा है इसलिए 1। अगर H2SO4 है बेटा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। ऐसे ही देख यहां अम्लीयता कैसे, जैसे NaOH है मान ले, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। CaOH ट्वाइस है बेटा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो जितने H प्लस कोई भी अम्ल देगा वही उसका एन फैक्टर है। कोई भी क्षारक बेटा जितने H प्लस लेगा या जितने OH माइनस देगा वही उसकी क्या कहलाएगी? एन फैक्टर। एक लास्ट और देख लें बेटा, अगर अम्ल ना हो, क्षारक ना हो सर, अगर लवण हुआ, फिर क्या करेंगे बेटा? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लवण के लिए बेटा एन फैक्टर क्या होगा? आप देखो बेटा, धन आयनों तथा ऋण आयनों की कुल संख्या, ऋण आयनों की कुल संख्या से एन फैक्टर निकाल लोगे। कैसे सर? जैसे मान के चल बेटा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, ना तो सर ये अम्ल है क्योंकि H प्लस नहीं देगा, ना तो ये क्षारक है, ये तो सर लवण है। तो इसमें सोच बेटा कितने आयन है, अगर इसका एन फैक्टर बताना है तो सोच, Na कितने बेटा? 2, और CO3 कितना है? 1, मतलब कुल मिला के 3 आयन है। कैसे पता मुझे? देख बेटा, जो Na2CO3 है ये टूटता है आयनों में। कौन कौन से आयन बनेंगे बेटा? 2 तो बनेंगे Na प्लस आयन, और बच्चों एक बनेगा क्या? CO3 2 माइनस यानी कि कार्बोनेट आयन।
तो 2 आयन ये वाले, 1 आयन ये वाला, 3 आयन है बेटा, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। अगर NaCl के लिए देखना हो तो सोचो बेटा कितना होगा एन फैक्टर। देखो ये भी लवण है, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस, कुल आयन है 2, एन फैक्टर होगा बेटा इस बार कितना? 2। तो ये हल्का फुल्का एन फैक्टर का आप ध्यान रखना बेटा, काम पड़ सकता है। अपन आते मुद्दे की बात पर। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल गई सर, कैसे निकल गई? मोलों की संख्या बटे एन गुणित एन फैक्टर। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको बता रहा हूं एक जादुई ट्रिक। देखो देखो देखो, आप याद करो बेटा एक रिलेशन, एक संबंध, मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, वैसे तो बेटा इसको 2 तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला तरीका, सूत्र वाला ज्यादा आसान है। नॉर्मलता का सूत्र क्या लिखे बेटा हमने? नॉर्मलता की परिभाषा क्या बोले? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मतलब बेटा सूत्र जब मैं लिखूंगा तो ऊपर लिखूंगा मैं क्या? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। और जबकि बटे में नीचे क्या लिखूंगा बच्चों में? विलियन का आयतन लीटर में, है ना? वी लिख दिया बेटा मैंने, लिख लिख के थक रहा हूं मैं भी, आप भी थक रहे होगे, लेकिन बेटा मेहनत करनी तो हमारा काम है। हाँ, तो देखो बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मोलों की संख्या गुणित एन फैक्टर। तो लिख दूं ना यार, तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणित इसका एन फैक्टर बटे बटे बेटा वी, वो भी लीटर में। क्या बच्चों ये चीज आपको देखी सुनी सी लग रही है? कौन सी बेटा? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन क्या होता है? बिल्कुल बेटा ये होता है मूलरता, है ना? क्या होता है बच्चों? मूलरता। तो नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित एन फैक्टर। तो देख अब तुझे करना क्या है बेटा, पूरी कहानी का सार बता रहा हूं मैं। पूरी कहानी का सार है, नॉर्मलता की परिभाषा रट लो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। दूसरी बात बेटा नॉर्मलता का सूत्र, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तीसरी बात रट लो, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित एन फैक्टर। अब कोई सवाल आया बेटा तो तू नॉर्मलता मत निकाल, पूछा तो उससे नॉर्मलता है, तू क्या कर? तू निकाल बेटा मूलरता और एन फैक्टर से गुणा कर दे तो उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा। तो तू ग्राम तुल्यांकों की संख्या वाली गणित में फंसेगा नहीं, समझे बेटा? स्मार्ट तरीके से निकल जाएंगे अपन। अपन को अगर नॉर्मलता पूछेगा अपन निकालेंगे मूलरता और एन फैक्टर से गुणा करके बेटा अपना काम कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा सवाल देखते हैं बेटा। ये है आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। H2SO4 कितना दिया है बेटा? H2SO4 है सर मेरे पास 9.8 ग्राम। विलियन का आयतन कितना है? ये है सर 200 ml। और निकालना क्या है बच्चों? नॉर्मलता। देखो सवाल पढ़ के ये 3 चीजें हमें दिख गई, लेकिन मैंने तुम्हें स्मार्ट तरीका क्या बताया बेटा? नॉर्मलता जब भी चाहिए हो तो सूत्र याद रखो, मूलरता गुणित एन फैक्टर। कर लिए याद? अब बेटा नॉर्मलता भाड़ में जान दो, तुम तो निकालो मूलरता। क्या मूलरता का सूत्र याद करे हो बेटा आपने? बिल्कुल करे हैं बेटा, विलेय के मूलों की संख्या बटे आयतन, लीटर में नहीं है ml में है तो गुणित 1000। ठीक है, मूलरता देख बेटा, विलेय के मोल ये है H2SO4 तेरा विलेय, इसके मोल सोच बेटा कितने आएंगे? दिया हुआ भार 9.8 बटे अणु भार H का 1 गुणित 2 धन 32 धन 16 गुणित 4 कर लेना बेटा 98 आएगा। हल करने में 0.1 मोल आ जाएंगे। तो यहां से बेटा एन भी रख दूं मैं कितना? 0.1 बटे आयतन कितना रखूं बच्चों में? 200 ml। तो रख देते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, गुणित 1000 तो कर ही देते हैं अपन। क्या होगा? 200 से 1000 5 बार काट लो बेटा,
और मोलरता आ गई 0.5 मोलर। हाँ, लेकिन बेटा यहां उत्तर छोड़ के मत जाना कि 0.5 देख के टिक कर दिए, नहीं नहीं, तुमसे मोलरता थोड़ी पूछा था, तुमसे पूछा क्या था, नॉर्मलता। तो यहां पर बेटा अगर मुझे नॉर्मलता निकालना है तो मोलरता कितनी आई, 0.5 गुणित एन फैक्टर। तो देख बेटा एन फैक्टर किसका चाहिए, H2SO4। H2SO4 एक अम्ल है, कितने H देगा, ये 2 देगा सर, तो इसलिए S का एन फैक्टर होगा 2। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.5 गुणित 2 मतलब एक नॉर्मल। क्या जाएगा बेटा, एक नॉर्मल। ये आ गया उत्तर। अब थोड़ी बहुत बातें और सुन लो बेटा, ये रह ही गई है ना, सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने मोलरता के लिए बोले, मोललता के लिए बोले, वैसे ही बेटा नॉर्मलता के लिए भी आपको ये सब पता होना चाहिए। यदि किसी विलयन की नॉर्मलता कितनी हो बेटा, कितनी हो, यदि नॉर्मलता हो 1, तो ऐसे विलयन को मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, नॉर्मल विलयन। क्या बोलेंगे बेटा हम, नॉर्मल विलयन। मूलरता 1 थी तो क्या बोल रहे थे, मूलर विलयन। नॉर्मलता 1 होगी तो नॉर्मल विलयन, मूललता 1 होगी तो मूलल विलयन। ऐसे ही बेटा अगर 1/2 हो गई, यानी कि n/2, इसको आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है n/2, यानी नॉर्मलता 1/2 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल विलियन, ठीक है, सेमी नॉर्मल विलियन। ऐसे ही बच्चों अगर नॉर्मलता 1/5 हो गई तो, या इसको n/5 भी लिख सकते हैं अपन, तो बेटा इसे हम बोलेंगे पेंटी नॉर्मल विलियन। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, पेंटी नॉर्मल विलियन, ठीक है। अब बाकी बातें बेटा आप समझ गए होंगे। अगर नॉर्मलता 1/10 हुई तो इसको, या बेटा n/10 लिख दे तो इसको बोलेंगे हम डेसी नॉर्मल विलियन। क्या बोलेंगे बेटा, डेसी नॉर्मल विलियन। अगर 1/100 हो गई तो क्या बोलेंगे सर इसे हम, सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल। और बच्चों अगर ये हो गई कितनी, 1/1000, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल विलियन, ठीक है बेटा। और लास्ट अगर ये हो गया 10, नॉर्मलता कितनी हो गई बेटा 10, तो इसे बोलेंगे बच्चों हम डेका नॉर्मल विलियन, ठीक है बेटा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही लेक्चर देखने पर आपका काम बन जाए, आपको अलग से ना कोई नोट्स देखना पड़े, ना कोई किताब देखना पड़े। तो इसीलिए बेटा वीडियो थोड़े लंबे लंबे बनेंगे यार, है ना। और थोड़ा सा क्या, इतने लंबे वीडियो देखने में बोर भी होता है इंसान, तो हो गए बेटा। और मैं कोशिश करता हूं कि केवल हम पढ़ाई की बातें करें, इधर उधर की बात करके मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना करके आप बैठो, देखो इत्मीनान से, और समझो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम, और अगली इकाई की तरफ चलते हैं बेटा, जिसका नाम है फॉर्मलता। फॉर्मलता को बच्चों हम अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, और ये एक्चुअल में फॉर्मेलिटी ही है। मतलब बेटा इसको पढ़ना ही फॉर्मेलिटी है। इसका उपयोग बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। अब आज के समय में फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता का उपयोग नहीं होता है, फिर सब पढ़ा क्यों रहे हैं। तो बेटा मैं हल्की सी जानकारी दे दे रहा हूं कि अगर कभी को कोई पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो फॉर्मलता क्या होगी सर, देखेंगे बेटा ध्यान से क्या होता है। देखो हमने बोला बेटा मूलरता, मूलरता क्या बोले हमने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है सर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। अब बेटा मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि सर मोल मतलब अणु, मोल किसके लिए है, अणु के लिए। लेकिन सर जो आयनिक यौगिक है वो तो सर अणुओं के रूप में रहते ही नहीं, वो तो बेटा अपने ग्राम सूत्र भारों के रूप में होते हैं।
अणु की जगह किसके रूप में होते हैं बेटा? ग्राम सूत्र भारों के रूप में। जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, ये बेटा अणु के रूप में नहीं होता। अगर कोई कभी बोले ना कि NaCl का एक अणु, तो बेटा बोल चाल में बोल दो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर मैं बोल रहा हूं एक अणु NaCl का, तो मैं गलत बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं गलत? NaCl अणु के रूप में होता ही नहीं है सर, ये तो होता है अपने ग्राम सूत्र भार के रूप में। तो इसके लिए जब अणु उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो बेटा जब इसका अणु नहीं है तो इसका मोल नहीं होगा, और मोल नहीं होगा तो मोलरता नहीं होगी। लेकिन बेटा मोलरता नहीं होगी, लेकिन इसके लिए फॉर्मलता होगी। तो क्या लिख रहा हूं बेटा? दो चार बातें देख लो, बस ऐसे ही सुन लो, नोट्स बना लेना। बाकी मैं बता रहा हूं, इसका उपयोग करना नहीं है अपने को, है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि आयनिक यौगिक अणुओं के रूप में उपस्थित ना होकर, कभी भी बेटा अगर अच्छी केमिस्ट्री जानने वाला कोई है तो वो बिल्कुल ये नहीं बोलेगा कि NaCl का अणु है। हमेशा हमें बोलना चाहिए NaCl का एक ग्राम सूत्र भार है। हाँ बेटा, लेकिन अपन सामान्य बोलचाल में बोल लेते हैं बेटा, बोल लेना और एक्चुअल में वो चीज होने में अंतर है ना। आयनिक यौगिक अणुओं के रूप में उपस्थित ना होकर अपने ग्राम सूत्रों के रूप में होते हैं। अतः इनके लिए जब बेटा अणु के रूप में नहीं है तो इसके लिए मोल नहीं होगा तो मोलरता नहीं होगी। मोलरता का उपयोग करने के बजाय, मतलब बेटा इनके लिए क्योंकि मोलरता नहीं है तो इसलिए कोई नई इकाई तो होगी इनके लिए। वो इकाई कौन है? फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। बस बेटा देख लो आप, 5-10 मिनट लगेगा इसको डिस्कस करने में, और आखिरी में बताऊंगा कि कभी फॉर्मलता निकालने को आए तो आपको क्या करना रहेगा, किया जाता है। तो देखो बेटा, फॉर्मलता क्या बोलेंगे हम? मोलरता क्या बोल रहे थे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। फॉर्मलता होती है बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या बेटा? विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र भारों। देखो बेटा, जैसे हम सामान्यतः यौगिकों के लिए मोल बोलते हैं, वैसे ही आयनिक यौगिक में मोल की जगह में क्या बोलना चाहिए? ग्राम सूत्र भार की संख्या। क्या कहलाती है बच्चों? फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। बस देखते चलो बेटा, अभी लास्ट में मैं बोलूंगा, ये कोई काम की नहीं है। देखो, फॉर्मलता को हम F से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बनेगा बेटा? विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में क्या लिखूंगा बेटा मैं? बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। अब लेकिन बेटा असली केमिस्ट्री तो यही कह रही है कि NaCl या कोई भी आयनिक यौगिक के लिए मोलरता का उपयोग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं सर? क्योंकि बेटा जब हमने किसी यौगिक के विलयन के लिए, आयनिक यौगिक के विलयन के लिए फॉर्मलता निकाले, तो फॉर्मलता का मान उतना ही आ रहा था जितना उसके लिए मोलरता का आ रहा था।
तो इसीलिए हम क्यों अलग से एक बलाय बढ़ाएं बेटा, एक अलग से हेडेक बढ़ाएं कि फॉर्मलता लिखें। तो कभी भी न्यूमेरिकल में फॉर्मलता पूछेगा तो आप फॉर्मलता निकालना ही मत, आप तो निकाल देना बेटा क्या, मोलरता। अगर मोलरता आ गई तो जो मोलरता होगी उतना ही मान फॉर्मलता का होगा। ठीक है बेटा, तो बस ये परिभाषा याद रखना तो रख लो बेटा, नहीं भी रखोगे तो कोई घाटा नहीं है। चलिए, हाँ लेकिन अब मैं पढ़ने वाला हूं मोल प्रभाज की तरफ। मोल प्रभाज बेटा सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आपने अब तक जितना भी पढ़े मोलरता बिल्कुल बेटा, हालांकि मोलरता भी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इस अध्याय में आगे चल के हम सबसे ज्यादा उपयोग इसका करने वाले हैं। बहुत काम की है, बहुत ध्यान से देखो, प्रॉपर नोट जरूर करना बेटा, जितनी बातें बताऊंगा अच्छे से याद रखना। अगली इकाई है मोल प्रभाज, जिसको बच्चों हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। प्रभाज, प्रभाज का मतलब होता है बेटा हिस्सा। जैसे मान लो एक इंसान है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है और बेटा वो अपने अंतिम समय में, बुढ़ापे में अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बच्चों में बराबर बराबर बांट रहा है। तो आपसे अगर मैं पूछूं किसी एक बच्चे का हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2। दूसरे बच्चे का 1/2, आधा आधा होगा ना। तीन बच्चे रहते तो आप कितना बोलते, 1/3, 1/3, 1/3। क्यों सर? क्योंकि बेटा बंटवारा प्रॉपर्टी का जनरली बराबर बराबर ही होता है। अब जब कोई विलियन है मेरे पास, तो जैसे बेटा प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था, वैसे विलियन में विलेय और विलायक के मूलों का बंटवारा होगा। लेकिन सर प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर हो रहा था, मूलों का बंटवारा बराबर थोड़ी होगा। तो इसीलिए हमेशा विलियन में विलेय और विलायक के मूल आधे आधे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मूल नहीं बेटा, मूल प्रभाज। प्रभाज मतलब मोल प्रभाज मतलब मोल की हिस्सेदारी। मोल की हिस्सेदारी मतलब बेटा कोई विलियन है, उसमें कुल मिला के विलेय और विलायक के कुछ मोल हैं, उसमें विलेय का अपना जो हिस्सा है उसको बोलते हैं बेटा विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक का जो अपना हिस्सा है वो होगा विलायक का मोल प्रभाज। ये हो गई समझने की बात। परिभाषा बेटा, परिभाषा में बता रहा हूं आपको सूत्र से। परिभाषा याद मत करो, आप याद करो सूत्र। सूत्र याद कर लिए तो परिभाषा बन जाएगी। जैसे बेटा देखो, मोल प्रभाज एक ऐसी इकाई है जो विलेय के लिए भी लिख सकते हैं, विलायक के लिए भी लिख सकते हैं। अगर त्रिअंगी विलयन है तो तीनों के लिए लिख सकते हैं। चार अवयव वाला विलयन है, चारों के लिए लिख सकते हैं। तो मतलब मोल प्रभाज बेटा कितने भी अवयवों का हम निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, मुझे लिखना है विलेय का मोल प्रभाज। पहले मैं सूत्र लिख रहा हूं बेटा, फिर मैं लिखूंगा क्या, परिभाषा। तो बच्चों अगर मुझे लिखना है विलेय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को बेटा हम प्रदर्शित करते हैं काई से। काई से बच्चों, काई से। लेकिन हम तो बेटा देहाती लोग, इंडियन है बना, तो अपन देसी लोगों ने इस काई को बना दिया क्या, एक्स। तो काई लिखना हो लिख लो बेटा, नहीं तो अपन तो एक्स लिख ही रहे हैं। विलेय है, विलेय के लिए क्या लिख दूं मैं, बी। एक्स बी का मतलब होगा विलेय का मोल प्रभाज। कैसे निकालेंगे देखो बेटा, तरीका समझो। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, मान लो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मतलब विलायक के मोल धन विलेय के मोल। क्या बोले यार, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल। अगर सर मुझे विलेय का नहीं निकालना है, मान लो मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे। पहली बात तो मोल प्रभाज मतलब एक्स, ए लिख देंगे बेटा। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल एन बी की जगह बेटा एन ए बटे कुल मोल। तो कुल मिला के बेटा याद क्या करोगे, जो मैं बता रहा हूं वो याद करना, बड़ा फायदा रहेगा। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज। चलो बेटा परिभाषा लिख के दिखा रहा हूं मैं, वापस आएंगे सूत्रों पर हम। पहले परिभाषा देखो आप, हम बोलेंगे किसी विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित, अब देख बेटा, या तो विलेय के मूल या विलायक के मूल, मतलब किसी एक अवयव के मूलों की संख्या, किसी एक अवयव के मूलों की संख्या, के मूलों की संख्या तथा नीचे क्या है बेटा, कुल मूल, मतलब विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूलों की संख्या, सभी अवयवों के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, एक अवयव मतलब उस अवयव, जिस अवयव को निकालना उसका, है ना, जिसको ऊपर लिखे, उस अवयव का मूल प्रभाज कहलाता है, मूल प्रभाज कहलाता है। ये हो गई बच्चों परिभाषा, बिल्कुल परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और ये होगा सूत्र। एक बात और देखो बेटा, मान लो मूल प्रभाज आया, उत्तर में आया कुछ बेटा, है ना, इकाई क्या लिखेंगे इसकी अपन, जैसे मूलरता के लिए या तो मूलर लिख रहे थे या मूल प्रति लीटर, मूललता के लिए मूलल लिख रहे थे या मूल पर केजी, वैसे ही बेटा नॉर्मलता के लिए नॉर्मल लिख दो या ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर। उसी तरह से बेटा इसके लिए क्या लिखे, तो सर इसके लिए हम लिखेंगे मोल बटे मोल, मतलब देखना है यार, इकाई निकालना है, मोल बटे मोल, मतलब मोल से मोल कट गया, तो याद रखने वाली बात है मेरे बच्चों कि यह एक इकाई राशि है, तो मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं है, मोल प्रभाज इकाई रहित है, यूनिट लेस है बेटा, है ना, इकाई रहित है। अच्छा, कुछ और है इसमें बताने लायक, तो बेटा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अब ये जो बता रहा हूं ना पूरे चैप्टर में लगेगा, यकीन ना मानो, देखना बेटा इसके बाद वाला लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर अगले लेक्चर से देखना पूरे चैप्टर में लगेगा। क्या अपन ने बोला, विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूल बटे कुल मूल, ऐसे ही बच्चों अपन ने बोला विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूल बटे कुल मूल। अगर मैं दोनों को जोड़ूं सर, x से धन एक्स बी करूं, तो क्या आएगा, जोड़ ले बेटा, x से मतलब क्या रख दे, na बटे na धन एन बी, धन एक्स बी की जगह रख दे एन बी बटा na धन एन बी। एलसीएम बनता है क्या बेटा, बिल्कुल बनेगा, क्या आएगा एलसीएम, na धन एन बी, ऊपर क्या आएगा बेटा, na धन एन बी, और बिल्कुल मेरे बालक समझ गए हैं कि na धन एन बी से na धन एन बी कैंसिल, और यह जाएगा एक। आज से रट लो बेटा, रट लो आप लोग, एक्स ए धन एक्स बी बराबर हमेशा कितना होगा, एक, या बेटा एक्स ए बराबर हो सकता है एक ऋण एक्स बी, और बच्चों एक्स बी बराबर हो सकता है एक ऋण एक्स ए। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, इसको याद रखना, काम पड़ेगी हमारे, बहुत काम पड़ेगी। चलो ये तो हो गई एक बात, इसका मतलब बेटा इसको अगर मैं शब्दों के रूप में लिखूं, हो सकता आपसे कभी सत्य सत्य टाइप में कुछ पूछ ले, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने अवयव हैं उन सबके मूल प्रभाज का योग सदैव एक होता है, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग सदैव
एक होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया बढ़िया काम। एक चीज और देखते हैं, एक चीज और, आखिरी चीज बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं x से बटे एक्स भी निकालो तो क्या करें? निकाल देंगे सर, एन ए बटे एन ए धन एन बी, ये हो गया एक्स ए की जगह, बटे एक्स बी की जगह क्या रख दूंगा? एन बी बटे एन ए धन एन बी। अभी क्या करेंगे बेटा हम? अभी देख, इसको गुणा में ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एन ए बटे एन ए धन एन बी गुणित एन ए धन एन बी बटे एन बी। अब बच्चों, एन ए धन एन बी से एन ए धन एन बी स्वाहा, ये आ जाएगा एन ए बटे एन बी। कहने का मतलब क्या मिला सर हमें रिजल्ट? हमें मिला एक्स ए बटे एक्स बी बराबर, एक्स ए बटे एक्स बी बराबर होगा किसके बच्चों? एन ए बटे एन बी के। यानी कि मोल प्रभाजों का अनुपात मोलों के अनुपात के तुल्य होता है। इस बात को बेटा शब्दों के रूप में लिखते हैं अपन, किसी विलयन के अवयवों, अवयव मतलब बेटा विलायक और विलेय है ना, अवयवों के मोल प्रभाजों का, के मोल प्रभाजों का अनुपात, प्रभाजों का अनुपात सदैव उनके मोलों के अनुपात के तुल्य होता है। उनके मोलों के अनुपात के तुल्य मतलब बेटा बराबर है ना, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब बेटा एक और बात, आखिरी बात यह है, मोल प्रभाव जब लिखते हैं बेटा, मोल बटे मोल, मोल तो सर ताप से प्रभावित नहीं होते, तो मोल प्रभाव भी ताप से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा बेटा इस पर, ताप तुम बढ़ाओ चाहे घटाओ, मोल प्रभाव जितना है उतना ही रहेगा। ताप परिवर्तित करने पर या बढ़ाने घटाने पर, कुछ भी लिख लो बेटा, बढ़ाने पर मोल प्रभाव अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो कुल मिला के बेटा मोल प्रभाव और मोललता दो इकाई हैं जो ताप से प्रभावित नहीं होती, ताप बदलने पर नहीं बदलती, जबकि मोलरता और नॉर्मलता ताप बदलने पर घटती हैं, ताप बढ़ाने पर घटती हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये हमने मोल प्रभाव के इस बारे में सारी बातें कर ली बेटा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर में जो जो टॉपिक पढ़े बेटा, जितनी इकाइयां पढ़े, इनके अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। उसके लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आज के इस लेक्चर में जितने फॉर्मूले आए हैं बेटा उनको अलग से लिख लो और रट्टा मार लो, क्योंकि अगले लेक्चर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा काम पड़ने वाले। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।